हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब तक 4-5 वीडियो आ सकते हैं, तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो सारे वीडियोस पहले करके आना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें गिवन है द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर द डी ई एफ। अब इसे अच्छे से रीड करना, कौन किसका मिड पॉइंट है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी साइड्स हैं, ठीक है, उसके मिड पॉइंट कौन है, डी ई एफ। मतलब ए बी का मिड पॉइंट है डी, फिर है हमारे पास ई, और फिर है हमारे पास एफ। तो ये हो गया डी ई एंड एफ, और ये मिड पॉइंट है, मतलब दिस डिस्टेंस इक्वल ए ई AF, FC, BE and EC are equal. Given that the coordinates of DEF, अच्छा आपको कोऑर्डिनेट गिवन है D का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,1, E का गिवन है 6,5 और F का गिवन है 0,3। सो दे आर आस्किंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C। A B C के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो A B के हम कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं x1 एंड y1, B के अज्यूम कर लेते हैं x2 एंड y2, और C का अज्यूम कर लेते हैं x3 एंड y3। तो मैं लिख लेती हूँ एक बार, ए बी सी के हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब हमें गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो एक एक करके पहले ब्रेक करते हैं। मैं एक डायग्राम भी बनाते जाऊंगी, बिकॉज मैंने आपको बोला जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन करोगे एक रफ डायग्राम जरूर बनाना, इससे आपको x1 x2 बहुत क्लियर रहता है। तो पहला केस हम लेते हैं ए बी वाला। ये लिया मैंने ए, यहाँ लिया बी, और यहाँ है हमारे पास डी। ए हमारा पॉइंट है x1 एंड y1, बी पॉइंट है हमारे पास x2 एंड y2, और सी डी पॉइंट है 5,1। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। मिड पॉइंट, तो हमें डायग्राम में हमने क्या सीखा था, लेट से ए है और बी है, बीच में एम है, एम के पॉइंट को हम ए कॉमा बी लेते हैं, ए के पॉइंट को हम लेंगे x1 एंड y1, और बी है हमारे पास x2 एंड y2। राइट, तो फॉर्मूला क्या होता है, एम ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू x1, एंड पॉइंट्स का सम करो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हम यही पूरा यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द क्वेश्चन। डन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें पता है d इज द मिड पॉइंट, सिंस d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब हो गया, d 5,1 will be equal to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। डन, इसका मतलब इसका 5 और इसका x इक्वल, इसका y विच इज 1 और इसका y क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, एंड यहाँ पे y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको अभी हम सिर्फ नोट डाउन करेंगे, नंबरिंग वगैरह हम बाद में करेंगे। ये हमारी इक्वेशन। डन, अब हम चलते हैं, जैसे हमने ए बी के साथ किया है सेम अब हम सी बी के साथ करेंगे। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हो। तो मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ, बी सी, और यहाँ पे ई है, बी है हमारे पास x2 एंड y2, ई है हमारे पास 6,5, और ये हमारे पास x3, y3। डन, अब हमें क्या पता है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। ई किसका मिड पॉइंट है, सी बी का। इसका क्या मतलब है, ई का जो पॉइंट है विच इज 6,5 विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एंड पॉइंट्स क्या है, x2, इधर वाला एंड पॉइंट क्या है, x3, मतलब x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब कंपेयर कैसे करेंगे, इधर का x विच इज 6 और इधर का x विच इज x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ये दोनों क्या है, इक्वल। एंड सिमिलरली यहाँ से 5 और यहाँ से y2
+y3/2 ये क्या है, इक्वल। तो कैसे करेंगे, यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, और यहाँ से 5 2 ज़ा 10, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं अभी, और आएंगे अभी इस पे भी हम दोबारा। अब जैसे हमने ए बी के साथ किया, सी बी के साथ किया, नाउ वी विल डू फॉर ए एंड सी। ठीक है, तो ए और सी हम बनाते हैं। अब ए सी, ए है हमारे पास x1 एंड y1, और ये हमारे पास x3 एंड y3, और बीच में f विच इज 0,3। लेट मी चेक, f 0,3 है, 0,3, डन। तो पहले लिखेंगे f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका क्या मतलब है, f का कोऑर्डिनेट विच इज 0,3 विल बी इक्वल टू कॉर्नर पॉइंट्स x1 और इधर से क्या x3, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। कंपेयर, यहाँ का x और यहाँ का x इक्वल, मतलब 0 विल बी इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ से इक्वल करो तो 3 विल बी इक्वल टू y1 प्लस y3/2। तो यहाँ से x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहाँ से क्या आ गया, 6 हो जाएगा। तो y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया। अब सारी इक्वेशन जो आई है उनको हम एक साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन जो थी, x1 प्लस x2 10 एंड y1 प्लस y2 2। एक सेकेंड, मेरे पास तो यहाँ स्पेस भी नहीं है, पर चलो ठीक है करते हैं। x1 प्लस x2 10 के इक्वल, एंड यहाँ से y1 प्लस y2 2 के इक्वल। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या आती है, x2 प्लस x3 12, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, और एक और देखो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0, डन। यहाँ से क्या क्या इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ रब करके y1 प्लस y2 2, एंड दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ से y2 प्लस y3 10, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, बट कोई नहीं, y2 प्लस y3 10, एंड लास्ट y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, वहाँ तो 2 इक्वेशन थे, अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गई। तो कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है, एक जगह से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो, ये हम सीख कर आए थे, सेम अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों में से कहीं एक से आप इक्वेशन निकालो और बाकी 2 में पुट करो। वहाँ एक था तो एक में पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे ना अगर एक को यूज करोगे। तो इन तीनों में से पहले चेक कर लो कौन सी इक्वेशन आसान सी लग रही है, जहाँ से वैल्यू निकालना बहुत आसान हो। तो आई कैन सी यहाँ से आसान है वैल्यू निकालना, तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मैं निकाल लेती हूँ x1 की वैल्यू मैंने निकाली -x3, निकाल लिया, डन। अब अगर आपने इस इक्वेशन का यूज़ किया है तो अब आप इस इक्वेशन को दोबारा छेड़ोगे नहीं, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे, और इसी की वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पुट करते हो तो ये आ जाएगा -x3 प्लस x2, x1 की जगह क्या पुट किया, -x3 प्लस x2 इक्वल टू 10, डन। x1 की यहाँ पुट करो, क्या यहाँ x1 नहीं है ना, वेरी गुड। अगर x1 नहीं है तो बहुत बढ़िया, आपके पास इक्वेशन एज इट इज रहेगी x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, ये आ गया। अब देखो क्या ये 2 इक्वेशन पहले वाले की तरह बन गए, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 11 किया था हमने। अब सेम काम, इन दोनों में से कहीं एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। कहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल लो। अगर मैं यहाँ से x3 की वैल्यू निकालती हूँ तो -x3 विल बी इक्वल टू 10 माइनस x2, राइट। तो x3 की वैल्यू माइनस को उधर भेज दो, तो हो जाएगा -10 प्लस x2, राइट। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इस x3 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। यहाँ से अगर निकाले तो पुट यहाँ पे करोगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x3, वैल्यू ऑफ x3, तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई, -10 प्लस x2 और इक्वल टू 12,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x2, ये देखो x2 प्लस x2 क्या हो गया 2 ऑफ x2, और -10 को इधर भेज दो तो 12, और यहाँ पे हो जाएगा +10, तो ये कितना आ गया 2 ऑफ x2 इक्वल टू 22, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। क्या x2 की वैल्यू 11 आ गई, वेरी गुड। अब इस x2 की वैल्यू, अब जैसे वो होता है ना ऊपर से नीचे आया था धीरे धीरे ऊपर, x2 इसकी वैल्यू जहाँ पे आए थे यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x3, x3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x1। डन। सो अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन x3 इक्वल्स टू -10 प्लस x2 में, तो ये हो जाएगा x3 -10 प्लस 11, तो क्या आ गया 1, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11। अब इस x3 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, जहाँ पे आपने x1 को अलग किया था, तो x1 क्या आ गया, तो पुट वैल्यू ऑफ x3 इन x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x3, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई -1, तो देखो x1 x2 x3 निकल गया। सेम चीज़ हम करेंगे 4y के लिए। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है, खैर यहाँ तो ये आसान था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कहीं से भी निकाल लो। आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ y1 है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकालो तो क्या आ गया 2 -y2 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जहाँ से निकाला है उसको छोड़ के बाकी दो में पुट करो। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो पहले यहाँ करती हूँ, सिंस y2 प्लस y3 क्या है 10, क्या पुट करना है y1 है नहीं है, बहुत बढ़िया गुड, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आओ y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, किसकी वैल्यू पुट करेंगे y1 की, तो क्या आ गया 2 -y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, सो 2 को इधर भेज दो तो -y2 प्लस y3, और ये हो गया 6 - 2 4। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में कौन बचा, सिर्फ y2 और y3 बच गया, सेम बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन। अब इन दोनों में से आपकी मर्जी किसी की भी वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ y2 निकाल लूँ, y2 निकालो तो ये आ गया 10 - y3, डन। इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इसमें, सो -y3 प्लस y2, सॉरी किसकी वैल्यू पुट करेंगे y2, तो माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 10 - y3 प्लस y3 इक्वल टू 4, से हो जाएगा -10 प्लस y3 प्लस y3 इक्वल टू 4, y3 कितना हो गया 2 ऑफ y3, -10 उधर जाके कितना हो गया 4 + 10 विच इज़ 14, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 14/2 विच इज़ इक्वल्स टू 7, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब सोचिए बताइए वैल्यू कहाँ पुट करोगे, जहाँ से आए थे धीरे धीरे जाना। हमने y3 और y2 में निकाला था ना रिलेशन, ये देखो y3 एंड y2 में, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो सिंस y2 इज इक्वल्स टू 10 - y3, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस y2 की वैल्यू, या तो एक काम करो y2 y3 किसी में भी पुट कर दो तो वहाँ से y1 आ जाएगा, क्योंकि अब y1 चाहिए ना तो y2 में पुट कर दो, अगर यहाँ से चाहिए तो y3 की वैल्यू पुट कर दो, एनी इक्वेशन यू कैन यूज। तो आई एम यूजिंग सिंस y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, तो y1 y2 की वैल्यू 3 इक्वल टू 2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई हमारे पास वैल्यू। अब बस लिखना शुरू कर दो, ए पॉइंट क्या था x1 एंड y1, बी पॉइंट क्या था x2 एंड y2, और सी पॉइंट क्या था x3 एंड y3। तो बताओ व्हाट इज x1, x1 हमने निकाला -1 और y1 कितना आया -1, x2 कितना आया, x2 आया था हमारे पास 11, और y2 कितना आया हमारे पास 3, और x3 कितना आया था हमारे पास 1, और यहाँ से y3 कितना आया 7। ये हमारे ए बी सी की वैल्यू निकल गई। तो आई नो ये क्वेश्चंस बहुत सारी बन गई, सॉल्व करना पहली बार आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया, बट एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो कि एक जगह से वैल्यू निकाल लो बाकी दो में पुट करो, फिर उन दोनों को सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, ठीक है। नाउ बाकी जो हमारे 14th और 15th है ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन जो स्क्वायर वाला है वो सॉल्व कर लेते हैं।
कैलकुलेटिव बेस्ड है, बाकी दोनों तो एप्लीकेशन बेस्ड है। ये मेरे पास ग्राफ मैं पेस्ट करना भूल गई थी, तो मैंने रफली ड्रॉ कर लिया, इसी में पेस्ट ड्रॉ करते हैं। ए, प्लॉट द पॉइंट्स, दीज 4 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या ए बी सी डी स्क्वायर है, अगर यस तो एक्सप्लेन योर रीजन एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो सबसे पहले ए लोकेट कर दे। ए है हमारे पास 2,1, एक्स की वैल्यू 2, वाई 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई 1, ये वाला पॉइंट, ये आ गया हमारे पास ए। बी है -1, 2, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2, तो ये आ गया बी। एंड फिर सी है हमारे पास -2, -1, मतलब एक्स की वैल्यू -2 और ये -1। और लास्ट है हमारे पास डी, 1, -2, ये रहा 1, -2 डी। अब इनको ज्वाइन करो और चेक करो स्क्वायर है या नहीं, तो ये रहा ए बी सी। अब ऐसा नहीं है कि डायग्राम देख के आप बता दोगे कि हाँ ये तो स्क्वायर है। हमें, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट टिल्टेड है तो थोड़ी प्रॉब्लम, वैसे अगर स्ट्रेट होता तो शायद बता भी देते डायग्राम से। अभी हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। और सी है हमारे पास -2, -1, और डी है हमारे पास 1, -2। सो क्या लॉजिक है? तो एक बात बताओ, पीछे चलते हैं क्लास 8 में। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ऑल साइड्स इक्वल। एंड क्या इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं? वरना अगर आप सिर्फ इतना ही शो करोगे तो ये तो रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी तो चारों साइड इक्वल होती है। तो अगर मुझे रोम्बस को और स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, तो वी नो दैट कि रोम्बस के अंदर आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमें एक और चीज़ क्या शो करनी पड़ेगी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये चेक करना है। ओके, तो अब चेक करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर रूट फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज x2? ए बी ये रहा, तो 2 माइनस 2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज 2 और -1 क्या हो गया, प्लस, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 1 -2 -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर √1, तो ये क्या आ गया आपके पास, √10 यूनिट्स। डन। सिमिलरली अब निकालते हैं सी बी, ये रहा सी बी। सो -2, यहाँ -2, फिर लगाओ माइनस एंड -1 होल स्क्वायर प्लस, फिर -1 और -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, -2 और ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर। सो -2 और 1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया, ये आ गया √10 यूनिट्स। डन। नाउ अब निकालते हैं सी डी। सी डी निकालेंगे तो x2 - x1, सी डी 1 -2 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर। तो अब डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 + 2 विच इज 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर आ गया आपके पास 1, और ये आ गया आपके पास √10 यूनिट्स। एंड नाउ लास्ट हमारे पास क्या बचा, डी ए। डी ए, तो डी में क्या हो जाएगा, 1 -2 का होल स्क्वायर, ये रहा 1 -2 का होल स्क्वायर -2 -1 का होल स्क्वायर। सो 1 -2 क्या हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस -2 -3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो फिर से आ गया √10 यूनिट्स। तो इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल, अगर कोई एक भी साइड इक्वल नहीं होती तो मैं डायरेक्टली बोल देती स्क्वायर नहीं, पर यहाँ पे चांसेस हैं स्क्वायर होने के। तो अब लास्ट चीज़ हमें क्या चेक करना है कि डायगोनल्स, क्या डायगोनल्स इक्वल हैं? तो डायगोनल्स में ए सी और क्या बन रहा है, बी डी। तो ए सी निकालते हैं पहले, ए सी अंडर रूट, ए सी के लिए 2 और ये -2, 2 माइनस और -2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस का होल स्क्वायर। मुझे पता है गलती करते हैं डायरेक्टली 1 - 1 कर देते 0, ये गलत हो जाता। ठीक है, सो ये हो गया
2 plus 2 which is 4, 4 का square 16, and 1 plus 1 2, 2 का square 4, 16 plus 4 कितना आ गया रूट 20 यूनिट्स। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, बी डी अंडर रूट 1, बी के पॉइंट्स नहीं दिख रहे, यहाँ लिख देती -1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 -4 का स्क्वायर 16 विच इज रूट 20 यूनिट्स। तो क्या डायगोनल्स भी सेम आ गए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर। तो लिखोगे सिंस ऑल साइड्स of quadrilateral are equal and diagonals are also equal in length, that implies ABCD is square. Now let's do the question number 14. तो देखो 14th एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड है कि हम कैसे 3D को यूज़ 3D नहीं 2D को यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. The two roads are along the north, south, and east, west direction. All other city streets of the city run parallel to these roads and 200 meter apart. मतलब एक हमें डायग्राम बनाना है जहाँ पे ये कह रहा है कि जो सिटीज़ हैं उनके बीच में सेंटर्स में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में सारे स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है एज वी नो द डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ में। ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा हमारे पास वेस्ट। ऐसे आपको डायरेक्शन बनानी है और इन्हीं के बीच में हमारे क्या है 10 स्ट्रीट है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी। नाउ हर सिटी के बीच में अच्छा सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, मतलब जब आप सिटीज़ बनाओगे तो ये 200 मीटर हर सिटीज़ के बीच में 200 मीटर का क्या है गैप है और सब पैरेलल है। ऐसे नहीं कि कोई सिटी आप ऐसे बना दोगे, आप सिटी हमेशा एक्सेस के क्या करोगे पैरेलल में बनाओगे, मतलब जैसे कि ऐसे बनाओगे, ये ऐसे पैरेलल बनाएंगे राइट। नाउ यूजिंग there are 10 streets in each direction, 10 स्ट्रीट है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के अलॉन्ग लेना है राइट। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो देखो करना कैसे, सबसे पहले मान लो हम अज्यूम कर लेते हैं ये एक, तो आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेंट बन गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा हो गया। तो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बीच में ये क्या है हमारा सेंटर है। अब हमें 10 स्ट्रीट बनानी है इनके बीचों में। तो इसका मतलब देखो पहली ये स्ट्रीट ऐसे आएगी, ठीक है, जैसे इस पूरे को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये हो गया एक ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, सारी नॉर्थ वेस्ट जो वर्टिकल लाइंस है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। उसके बाद ये सिटी ऐसे बना सकते हो, ये सिटी ऐसे बना, सिटी नहीं सॉरी स्ट्रीट्स ऐसे बनाओगे। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये रोड है, ये रोड है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है यहाँ पे बीच में गैप है, मतलब पहली जो सिटी ऐसे ऐसे ये बनेगी फर्स्ट, ये वाला जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पे पहली लाइन ऐसे बनेगी, फिर दूसरी लाइन ऐसे बनेगी स्ट्रेट, फिर तीसरी स्ट्रीट क्या बनेगी ऐसे बनेगी। तो अगर मुझे प्रॉपर बनाना होगा तो प्रॉपर में, ये तो मैंने भी रफ बनाया, अगर प्रॉपर बनाना होगा तो आप ऐसे बनाओगे, ये बनाओगे ईस्ट में, ये हमारा बनेगा वेस्टर्न नॉर्थ एंड साउथ। जब फर्स्ट स्ट्रीट आएगी तो ऐसे आएगी ये, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी और ऐसे करके आप बनाते जाओगे। और 10 बनाना है तो एक काम करते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हाफ हाफ होनी चाहिए, बट हम डिवाइड कर रहे हैं कि 5 इधर स्ट्रीट बना देते हैं 5 इधर बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और फिर ऐसे ये भी, क्योंकि रोड है तो रोड को तो क्रॉस करेंगी नहीं स्ट्रीट, पैरेलल चल रही है तो ये ऐसे बनेगी और ये भी ऐसे बनेगी। फिर आएगी पहली अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये आ गई हमारी पहली स्ट्रीट, फिर सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, ऐसे 5 इधर बना दोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5। सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और देखो ये जो पहली स्ट्रीट है और ये जो इसकी फर्स्ट स्ट्रीट है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर ये स्ट्रीट है यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ ये इंटरसेक्ट क्या है, फर्स्ट स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और सेकंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से रीड करना। अच्छा, ये तो सेकंड पार्ट में बाद में आएंगे। तो हमें मॉडल बनाना है, तो ये मैंने एक मॉडल ऐसे बना रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। हमने ये नंबरिंग कर दी है, ज़रूरी नहीं नंबरिंग ऐसी हो, नंबरिंग कोई डिसाइड नहीं कर रखा क्वेश्चन में कि नंबरिंग कैसे जानी है, तो आप नंबरिंग 1 2 3 कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, मेन यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों रोड एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट। अभी फर्स्ट स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ, फिफ्थ, इस वाले डायरेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारी क्या बन गई, स्ट्रीट बन गई। और बीच में इनको ना ये वाली लाइन को मैं ना डिलीट कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो ये अब आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, ये हो गया डिलीट। तो ये ऐसे स्ट्रीट बन गए, राइट। अब हम चलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट में ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ सेकंड रीड करते हैं। सेकंड में कह रहे हैं देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। हम देख सकते हैं ना सारी स्ट्रीट, जैसे जो ईस्ट वेस्ट में और जो नॉर्थ साउथ में, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे इंटरसेक्शन है। Now, each street intersection is formed by two street, one in north south and another in east west. तो हम देख सकते हैं ना, अगर मान लो मैंने ये वाला लिया, तो ये इंटरसेक्शन कैसे बन रहा है, ये वाली जो है विच इज द सेकंड, आप यहाँ से कह सकते हो सेकंड रो, सेकंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एंड ये देख सकते हो यहाँ से अगर आप ऐसे काउंटिंग करते हो 1 और 2, तो ये सेकंड यहाँ से, ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, तो यहाँ पे second street in the east west direction and the second in the north south direction। तो वही कह रहा है ये, each street intersection is referred to the following manner if the second street running in the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, ये है ना क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज जो है वो बतानी चाहिए थी कि आप नंबरिंग कैसे करोगे। अब मैं 1 ये से भी ले सकती हूँ, 2 3, 1 चाहूँ तो मैं इधर से भी ले सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, बट कोई नहीं, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम आंसर कर सकते हैं विदाउट गिविंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो करते हैं, if the second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction meeting at crossing, then we can call the intersection 2,5। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ये कह रहे हैं अगर सेकंड स्ट्रीट ले रहे हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, तो मैं इसी को यहाँ पे अज्यूम करके चलती हूँ। ये फर्स्ट स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो आई एम टेकिंग दिस एज अ फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ऐसे वर्टिकल लाइन। सो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अगर आप सेकंड स्ट्रीट लेते हो और फिफ्थ स्ट्रीट लेते हो ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट कहाँ है, ये रहा ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट का कौन सा डायरेक्शन लेते हो, फिफ्थ, मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे जो फिफ्थ वाली आएगी ना, ये ले लो, ये फिफ्थ वाली डायरेक्शन ले लिया। तो आप उसको लिखोगे 2,5। तो नोटेशन समझो, नोटेशन अगर मैं लिखती हूँ 2,5, तो ये क्या है, ये कर रहा है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, ये ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में। सो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूँ, ये जो वर्टिकली लाइन को कॉल करेगा और ये किसको करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉल करेगा। ये इनकी नोटेशन है, कन्वेंशन है। ठीक है, नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू 4,3। मतलब ऐसी कितनी स्ट्रीट हैं जो 4,3 से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो पहले इस 4,3 को ब्रेक करते हैं। मुझे बता 4,3 मतलब फोर्थ, इसे लिख लेती हूँ मैं कहीं पे 4,3, सेकेंड पार्ट 4,3। तो पहले इसको ब्रेक कर दे। 4,3 का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, कि फोर्थ फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और 3 का क्या मतलब है, थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यही मतलब है। 4 से मतलब फोर्थ वर्टिकल लाइन ले लो, फोर्थ वर्टिकल लाइन, और इसको क्या मान लो, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो चेक करो कितनी बार इंटरसेक्ट कर। तो मैं ये फर्स्ट वाला ही लेकर चल रही हूँ, तो यहाँ पे इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, 4,3। फोर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4, फोर्थ ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का, एंड थर्ड इन ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 थर्ड। तो फोर्थ एंड थर्ड क्या वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रीट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या बहुत सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो वी कैन सी नो, कौन और सिर्फ एक ही कर रहा है। यहाँ से देखो फोर्थ और यहाँ से थर्ड, सिर्फ दो स्ट्रीट ही आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो सकता है? तो कितने होंगे? ओनली वन, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन बन रहा है जहाँ पे फोर्थ फ्रॉम नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट एंड थर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वाली, ईस्ट वेस्ट वाली, वो एक ही बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कितने होंगी? एक ही बनेंगी। तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ, दिस पॉइंट, ये, ठीक है। तो ओनली वन, तो फर्स्ट का आंसर भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। बी कह रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 3,4। हाँ, कितने इंटरसेक्शन होंगे जो 3,4 को रिप्रेजेंट करेंगे? तो 3,4 का फिर से क्या मतलब है, तो इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 3,4, 3,4 मतलब थर्ड स्ट्रीट in north south direction and fourth street in ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या एक ही तो इंटरसेक्शन बनेगा? ऐसा तो नहीं ना कि बार बार इंटरसेक्शन कर रही होंगी। तो ये थर्ड एंड फोर्थ यहाँ कट कर रही होंगी, एक बार कट कर रही होंगी। तो ये जैसे यहाँ पे थर्ड इन नॉर्थ 1 2 3, और फोर्थ यहाँ से फोर्थ 1 2 3 4, तो कौन सी जगह हो गई? ये हो गई ये वाली, दिस। तो कितने इंटरसेक्शन बनेंगे ऐसे? एक इंटरसेक्शन बनेगा। क्लियर? और वी आर अज्यूमिंग कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रीट है, ऐसे आपको नेमिंग, यहाँ पे नेमिंग तो 1 2 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, बट नेमिंग कुछ भी हो सकती है। डन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नाउ होते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सेज computer graphic program display images on rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. तो देखो जो हम वो शो करते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेड, वही चीज इन्होंने बस बोल दिया कि एक विड्थ और हाइट में, क्योंकि इन जनरल मेजर करने के लिए विड्थ और हाइट का ही यूज़ करते हो। जैसे फोटोग्राफ्स भी होती है तो उसे विड्थ और हाइट में ही हम उसको मेजर करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्रीन है जिसमें 800 पिक्सल वाइड होना चाहिए और 600 पिक्सल हाई होना चाहिए। मतलब जो एक्स एक्सिस बनाते हो वाई, इसमें 800 पिक्सल यहाँ पे ऐसे पूरी टोटल स्क्रीन होनी चाहिए, और ऊपर हाइट में कितनी होनी चाहिए? 150, 600 होना चाहिए। तो अब इन्होंने बोला एक सर्कुलर आइकन ऑफ 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द ए 100 एंड 150। तो पहले इस चीज को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक ग्राफ शीट ले लिया है। इस ग्राफ शीट में 800 पिक्सल यहाँ तक होना चाहिए, मतलब ये वाली चीज एक्स्ट्रा है, इसको इग्नोर कर देना। ये हमने बना दिया। 800 ये देखो विड्थ है, और ये हमारी 600 है हाइट। तो यहाँ पे ये चीज जो हो जाएगी, यहाँ पे अलग कलर यूज करना पड़ेगा। हाइट ले लेते हैं, ये हाइट है और ये विड्थ है यहाँ पे। ओके। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम सच दैट, एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर है 100, 50। ठीक है, तो पहले ए लोकेट करो, 100 एंड 150 कहाँ होगा? तो ए 100 ये रहा, एक्स के वाले 100, और 150 कहाँ होगा एग्जैक्ट इनके बीच में? तो यहाँ लाइनिंग्स देख लें, 1 2 3, यहाँ पे तो उन्होंने, तो यहाँ बिल्कुल मिड में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 50। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? 100 हो गया। ये हो गया हमारे पास सेंटर ए। ओके। अब जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस क्या होना चाहिए? 80। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास कहाँ क्या है? ये हमारे पास, इसको मैं ऊपर करके लिख देती हूँ बिकॉज अभी है ना लोकेट करना है। 100 है एंड 150 है। अब रेडियस 80 लेना है, तो अगर ये 100 है तो 80 यहाँ पे होना चाहिए, 80 यहाँ होगा। तो बताओ, अगर ये 100 है और 80 ऐड करूंगी तो ये कितना बच जाएगा?
दिस विल बी 180, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 150 है, इधर भी 80, क्योंकि रेडियस क्या होता है थ्रू आउट सेम होना चाहिए, तो ये 50 प्लस 30, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया 180। इधर जाओ, ये 100 है और 80 जाना है, तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम, 20 पे आएगा ये आ गया 20, और यहाँ पे भी 80 पे आना है, तो देखो ये 50 प्लस यहाँ से 30 कर दोगे तो ये क्या आ गया 80। ये बन गया आपका ये सर्कल। तो ये मैंने ऐसे रैंडम सर्कल बनाया, और मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि अभी समझ आएगा। इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आया था, ये डिस्टेंस कितना है, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 180, क्योंकि आपने 80 ऐड किया था ना, 100 में 80 ऐड किया, और हाइट कितनी, हाइट तो अभी भी कितनी है 150 है। बस ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, क्यों अभी समझ जाओगे। नाउ लेट्स ड्रॉ द अनदर डायग्राम। अनदर डायग्राम इन्होंने कहा है अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल है, इस बार रेडियस 100 लेना है विद सेंटर 250 एंड 230। तो पहले 250 चलते हैं, 230 पे चलते हैं। 250, ये 200 है तो 250 बीच में आएगा, और फिर ये 250 आएगा और 230 ऊपर जाना है, 1 2 3। तो इसको भी मैं ऊपर लिख देती हूँ, दिस इज बी पॉइंट, 250 एंड 230, डन। और 100 लेना है। सो एक बात बताओ, ऐसे एक सर्कल बनेगा जो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा। अगर मैं यहाँ पे 100 करती हूँ तो ये कितना आएगा, इस वाले अगर 250 में 100 माइनस करो तो कितना आएगा 150 आएगा। सो सी ये कितना हो गया, दिस इज 200, तो मतलब ये कितना गैप है 50, क्योंकि अगर ये 250 है तो 50, और इधर 50 आओगे तो क्या यहाँ पहुंच गए, डन। सिमिलरली इधर भी 100 जाना है तो ये 50 प्लस ये 50, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऊपर भी 100 में जाना है, तो यहाँ क्या, देखो 230 है पोजिशन, तो ये कितना हो जाएगा 70, 70 प्लस यहाँ से 30, 100 हो गया। ये हम 230 पे आ चुके हैं, तो ये 30 डिस्टेंस प्लस 70 आओगे, तो समवेयर यहाँ होगे। और जब आप इन सर्कल को ज्वाइन करोगे तो यू विल सी कि ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे एक दूसरे को कट कर, दिस इज 100 मीटर और दिस इज 80 मीटर। तो ये डायग्राम बने, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, और इनके बीच में देखो कितने का गैप है, सी ये यहाँ से समझाती हूँ। ये बताओ ये टोटल कितना है, ये 100, और ये टोटल कितना है 80। एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप वो समझ पाओ तो, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर होते, राइट, तो ये मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अगर समझ पाओ। ये 80 है और ये कितना है 100 है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो इन दोनों के बीच 80 प्लस 100, 180 से ज़्यादा का क्या होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था। अगर ये एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे टच करते तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए था, यहाँ से 100 और 80, कम से कम 180 का गैप होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे को देखो ये क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, ये क्लास 11th का टॉपिक आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालोगे ना, फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता ही है, आप देखोगे इनके बीच का गैप कितना है 170। और 170 कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे होंगे। अगर ओवरलैप नहीं करते तो डिस्टेंस कितना होता, 180 होता, अगर ये ऐसे टच कर रहे होते तो 180 होता। लेकिन 170 का गैप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तभी तो इन दोनों को ऐड करके कितना बन रहा है 170 बन रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से भी नहीं करवाया, हम बाय डायग्राम देखेंगे। तो बाय डायग्राम हमने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। कि अच्छा जो हमने दो डायग्राम बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों डायग्राम स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। सो देखो 80 मीटर वाइड है और 600 मीटर हाई है, तो दोनों सर्कल तो विद इन अ रेंज है, तो फर्स्ट का आंसर है नो, दोनों के दोनों कहाँ है, ऑन द स्क्रीन पे ही है। तो दोनों कहाँ पे अवेलेबल है, ऑन द स्क्रीन। तो फर्स्ट का आंसर है बोथ सर्कल्स आर present on the screen only, screen only. Now second, whether the two circles intersect each other, क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यस हमने अभी देखा both circles intersect each other, both circles intersect each other। ठीक है,
तो ये आपने डायग्राम से देख लिया कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और विद इन अ डायग्राम विद इन अ स्क्रीन दोनों के दोनों अवेलेबल है। ठीक है, और अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो ये देखो डिटेल में ये बनाया हुआ है डायग्राम, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन एवरीवन टेक केयर।